कि छत्तीसगढ़ के एक आर्कियोलॉजिकल साइट को यूनेस्को टैग के लिए नामित किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरपुर पुरातात्विक स्थल की और एक बार समझ लेते हैं कि इसको यूनेस्को टैग देने की बात क्यों कही जा रही है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इसकी स्थिति को। तो ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान पहल की बात करें तो भारत सरकार इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए नामित करने वाली है। और आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा नवंबर 2025 में इन स्थलों का संयुक्त परीक्षण किया गया था और 6 महीने पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें कि इस स्थल को यूनेस्को टैग देने के लिए बात की जा रही है। अब आगे समझ लेते हैं इस स्थल के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि इसका नाम क्या है, सिरपुर, और इसके अब हम ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे। तो सिरपुर को अक्सर श्रीपुर या श्रीपुरा नाम से भी जाना जाता है और आपको बता दें कि ये 5वीं से 12वीं शताब्दी तक का एक पुरातात्विक परिसर है, यानी कि 5वीं से 12वीं शताब्दी का है। और स्थान की बात करें तो स्थान हमने डिस्कस किया था कि ये महानदी के किनारे स्थित है, रायपुर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। और शासक की बात कर लेते हैं तो ये जो स्थल है यहाँ पर पांडुवंशी और सोमवंशी राजाओं के अधीन दक्षिण कोसल की ये राजधानी भी रह चुकी है। और स्थल की खोज हुई थी 1882 में और इस स्थल की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं इसी के साथ यहाँ पर 1950, 1990 और 2003 के बाद यहाँ पर फिर से खुदाई हुई है। और ये जो खुदाई हुई है, ये जो उत्खनन हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं एक बार उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो स्थल है यहाँ पर स्मारकों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है वो 34 स्मारक हैं जिसमें कि हिंदू, बौद्ध, जैन का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। वहीं अब इसकी धार्मिक संरचनाओं की बात कर ले तो यहाँ पर 22 शिव मंदिर है, 5 विष्णु मंदिर है, 10 बौद्ध विहार है और 3 जैन विहार देखने को मिलता है। अब यहाँ के जो प्रमुख स्मारक हैं हम उन पर नजर डाल लेते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लक्ष्मण मंदिर और ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसी के साथ ये इसमें भारत के बेहतरीन ईंट मंदिरों में से एक है, यानी कि इस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो लक्ष्मण मंदिर है वहाँ पर भारत के बेहतरीन ईंट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसी के साथ अगला स्मारक जो है वो सुरंग टीला है जो कि 37 सीढ़ियों वाली ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, यानी कि ये एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जहां पर कुल 37 सीढ़ियां देखने को आपको मिलेंगी। और इसके साथ ये जो टीला है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक मुख्य मंदिर है और 4 यहाँ पर सहायक मंदिर हैं। तो आपको याद रखना है ये जो बौद्ध विहार है यहाँ पर प्रमुख बौद्ध केंद्र है और यहाँ पर जो सबसे मेन है वो आपका तीवरदेव महाविहार शामिल है। अब बाजार परिसर की बात करें तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी का बाजार परिसर भी मिला है जो कि वाणिज्यिक महत्व को दर्शाता है और ये सारे यहाँ के धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पर धार्मिक महत्व भी देखने को मिलता है और वाणिज्यिक महत्व भी देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर प्रारंभिक मध्यकालीन शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर महल परिसर है, आवासीय क्वार्टर है और जल प्रबंधन प्रणाली की भी काफी अच्छी विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ इसका जो नदी तटीय परिदृश्य है वो भी काफी बेहतरीन है। यहाँ पर महानदी के साथ स्थित घाट और मंदिर हैं और ये यूनेस्को की संयुक्त सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की अवधारणा के बिल्कुल अनुरूप है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इसे जो यूनेस्को का टैग मिल रहा है, यूनेस्को विश्व धरोहर टैग देने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का स्थल हो इसमें शामिल होना चाहिए, वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व में राष्ट्रीय सीमाओं से परे होना चाहिए। अगर किसी स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है तो उसका महत्व क्या होता है, उससे क्या लाभ मिलता है, ये भी अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि उस स्थान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे महत्व मिलेगा। साथ ही साथ जब ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर लोग आएंगे जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि राजस्व में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर इसके संरक्षण के लिए धन जुटाने और सुरक्षा प्रयासों को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी क्योंकि इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाएगा, यूनेस्को की टैग इसे दिया जाएगा। और इसी के साथ ये दीर्घकालिक सुरक्षा, संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन का भी दायित्व यहाँ पर देखने को मिलेगा।
और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो स्थल है इसके लिए सरकार के द्वारा क्या परियोजनाएं की जा रही, योजनाएं की जा रही है और कार्यान्वयन की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दी जो स्थल है वहाँ का रास्ता जो है वो काफ़ी खराब है, वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर परिवहन में सुधार की बात की गई है। यानी कि जो रास्ता है वहाँ पर पक्के मार्ग बनाने की बात की गई है। इसके साथ ही वहाँ पर बैटरी संचालित वाहनों की भी शुरुआत की जाएगी। जहां पर यात्रा का समय 3 घंटा लगता था वहां पर इसे 1 घंटे कम किया जाएगा। और साथ ही साथ जब यहां पर विकास कार्य होगा तो उसके साथ ही यहां पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और इसी के साथ अगला है थीमेटिक क्लस्टरिंग, यानी कि यहां पर 34 स्थलों को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया जाएगा। वो कौन कौन से समूह एक बार देख लेते तो बौद्ध मठ, हिंदू मंदिर, नागरिक प्रशासनिक और नदी तटीय पवित्र परिदृश्य, यानी कि ये 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा। और इसी के साथ 4 प्रत्येक समूह, इसमें विश्राम आश्रय होगा, पेयजल की व्यवस्था होगी, साइनेज और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाएं भी यहाँ की पर व्यवस्था की जाएंगी, इन सारी सुविधाओं की। और इसी के साथ अगला है ये सांस्कृतिक और सामुदायिक जुड़ाव, यानी कि ये जो स्थल है वो सांस्कृतिक महत्व भी रखता है और इसी के कारण यहाँ पर मासिक राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, लोक हस्तशिल्प और कला मेलों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिरपुर महोत्सव को एक प्रमुख क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भी विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।